आवश्यक आपको वाइल्ड लाइफ की इतनी जानकारी है, तो इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग भी की होगी। ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ट्रेनिंग की आपने बात याद दिलाई। हम लोगों की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन होती है। फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के सारे कोनों के वाइल्ड एनिमल्स और पेड़ पौधों की जानकारी दी जाती है। और बीच में बचे हुए समय हम लोग मस्ती करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे राहुल, मैंने केरला में कायाकिंग की, मैंने उदयपुर की पहाड़ियों में स्लिथरिंग की, मैंने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग भी की है। इतनी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। वही, और वो भी सरकारी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सरकारी खर्चे पे। आप ये मान के चलिए राहुल कि हम लोग अंडमान निकोबार भी गए थे, तो अंडमान का जो राधानगर बीच है वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच। ट्रेनिंग में अंडमान घुमाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो विश्व के सबसे साफ बीचों में से आता है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि किस जन्नत में आ गया हूँ मैं। तो ट्रेनिंग के जो दिन थे, हमारे 1.5 वर्ष की ट्रेनिंग थी और मेरी ट्रेनिंग कोयम्बतूर में हुई, जिसमें भारत दर्शन भी होता है पूरा, जो मैंने आपको बताया। और इस ट्रेनिंग में न सिर्फ हमने फॉरेस्ट कवर किया, बल्कि एक स्पिरिचुअल चीज़ भी मेरे संग डेवलप हुई। हुआ ये कि जब मेरा नॉर्थ इंडिया का टूर था, उस समय मैं हरिद्वार गया हूँ, तो मेरे मन में एक बड़ी श्रद्धा थी कि यहाँ से गंगा जी लेनी है मेरे को। और भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामेश्वरम शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बनाया था, उसमें भगवान ने गंगा जी से उनका अभिषेक किया था। और हमारे धर्म में ये किया जाता है कि गंगा जी से पानी ले जाकर के रामेश्वरम चढ़ाया जाता है। तो हमने नॉर्थ इंडिया टूर में हरिद्वार से पानी लिया, और जब हमारा साउथ इंडिया टूर हुआ था तो हम लोग रामेश्वरम गए थे। और फॉर्चुनेटली कोविड जब शुरू हुआ होगा, उसमें मंदिर बिल्कुल खाली था। मैंने अपने हाथों से भगवान के ज्योतिर्लिंग पर वो जल अर्पित किया। तो आपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी कवर किया। बिल्कुल, और ये चीज़ लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, वो ट्रेनिंग कर पाते। तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, इनके कारण ये चीज़ें संभव हो पाई। आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ, आप इस मुकाम तक पहुंचे, अपने कुछ फेलियर्स के बारे में बताइए। फेलियर्स लाइफ में बहुत रहे हैं, इस एग्ज़ाम से पहले भी रहे हैं। अगर और पीछे जाएंगे तो वहाँ भी फेलियर्स रहे हैं। आपकी जर्नी कैसी रही, प्राइमरी एजुकेशन से लेके आज इस 3 सितारा वर्दी तक की? जैसे आपने फेलियर्स के साथ में एक क्वेश्चन जोड़ा, तो मैं वही एसोसिएट करने का ट्राई करूँगा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन ग्वालियर में हुई, उसके बाद 10th के बाद कोटा, तो ना IIT में सिलेक्शन हुआ ना AIEEE में, तो वो फेलियर हो गए। दोनों में सिलेक्शन ना होने के बाद स्टेट में थोड़ी अच्छी रैंक आ गई, तो इसलिए मुझे ग्वालियर का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया PTS, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 4th ईयर में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, लेकिन प्लेसमेंट मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों का हुआ था, मेरे काफ़ी सारे कलीग्स से सिलेक्शन हुआ। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिलेक्शन के बाद कहीं ये भेड़चाल तो नहीं है, क्योंकि आपका जो एनुअल पैकेज है वो सभी के एनुअल पैकेज के बराबर ही था। अच्छा, आपका सिलेक्शन IIT कंपनी हुआ उसी दिन को, और मेरी कोर ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो पहले अंतर यही हो गया। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कुछ गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे फिर से फोकस करके दूसरी जगह जाना चाहिए। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार तू PSC की प्रिपरेशन कर, क्योंकि वो खुद सर्विस में सिलेक्ट हो चुका था और उसकी वर्दी के सितारे मुझे आसमान के सितारों से ज़्यादा अट्रैक्ट कर। मैंने उससे पूछा यार एक दिन मेरे को तुझे पहनने के लिए, उसने बोला नहीं, यू कांट बाय इट, यू हैव टू अर्न इट। कमाना पड़ता है, मेहनत कर, तैयारी कर, मैं सपोर्ट करूँगा। दोस्त कौन था वैसे? वो तो सारी थे। और थैंकफुल टू यू कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैंने आपसे कुछ गाइडेंस दिए थे और आज इस मुकाम पे बैठो, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यार वो जो वर्दी की जो ललक थी पाने की, वो आखिरकार मिल ही गई। बड़ी मुश्किल से मिली चीज़, तभी उसकी शायद वैल्यू होती है। तो जब मिल गई है तो अब इसको देख पहन के ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ तो बात किया है जिंदगी में, हाँ, कुछ पाया है, कुछ अर्न किया है। और ये इनका जो वजन है, एक ही सितारा बढ़ते जाना, उनका वजन कंधों पर बढ़ते जाना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी फील्ड पे होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके काम पे होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पा लेना ही सक्सेस नहीं है, इसको निभाते जाना और अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फोकस रखना एक उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल बेसिक से बताइए, किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ, किस एग्जाम से आप सिलेक्ट हुए, और कोई एस्पिरेंट इस तरीके से पढ़े जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सके। और मेरा सिलेक्शन हुआ था सन 2017 के MBPSC एग्ज़ाम से। तो उस समय जो MBPSC का फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम था वो रिटर्न था, उसमें मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था एनवायरनमेंट।
अब मुझे लगता है कि पैटर्न बदल चुका है उसका। और ऑब्जेक्टिव बेस एग्जामिनेशन, तो ऑब्जेक्टिव बेस एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ऑब्जेक्टिव स्टेज शायद प्रीलिम्स के बाद आता है। हाँ, पहले एक एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स का, एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है जिसमें MPPSC राज्य सेवा और MPPSC फॉरेस्ट सेवा दोनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपके अगर कट ऑफ से ऊपर नंबर आते हैं तो आप मेंस देंगे। मेंस एग्ज़ाम भी होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें आपकी फॉरेस्ट्री पूछी जाएगी, आपसे हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स में हो सकता है, बेसिक GS मध्य प्रदेश की जानकारी, ये सब कुछ होगी। इसके बाद आपका काम होगा इंटरव्यू का। जब आप मेंस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए पोस्ट आपका नाम आएंगे। और जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो फॉरेस्ट सर्विसेज में चाहे सबसे छोटी पोस्ट हो चाहे सबसे बड़ी पोस्ट, फॉरेस्ट सर्विस में एक फिजिकलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस पूरी सर्विस में फिजिकल एग्जामिनेशन होता है 4 घंटे में 25 किलोमीटर वॉक। तो फिजिकल भी आपको क्वालिफाई। बिल्कुल। तो फिजिकल अगर सीधा आउटराइट एग्जाम में कोई नंबर नहीं है कि आप 3 घंटे में कर लिए तो कुछ और बात है, या कम कर लिए तो कुछ क्वालिफाई है। बिल्कुल क्वालिफाइड है। तो आपको ये क्वालिफाई करना है। जैसे ही आपने क्वालिफाई किया उसके बाद आप 2 दिन बाद आपका एक दिन में मेडिकल हो जाएगा और 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा। और आपके इंटरव्यू जो बेसिक तैयारियाँ होती हैं वो आपको होनी चाहिए। उसका जो मेन पर्पज़ है इंटरव्यू का वो ये नहीं है कि आपकी नॉलेज कितनी है, बल्कि ये है कि आपकी कमांडिंग की समझ कितनी है, समझ कितनी है, ईमानदारी कितनी है, किसी चीज़ में आपको प्रेशर झेलने की क्षमता कितनी है। तो इस बेस पर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं और आप फॉरेस्ट रेंजर या SDO जो पोस्ट के लिए आपने भरा हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ हो जाता है। अभिषेक, आज की बातचीत में मजा आ गया। मुझे भी मजा आ गया यार। जाते जाते आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें, नई पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन देना चाहें? संदेश देने की जहाँ तक बात है तो मैं एस्पिरेंट से और युवाओं से एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लत होती है इस चीज़ की या एडिक्शन होता है वो एक ही अच्छा है, और वो है अपने काम के प्रति एडिक्शन। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका एडिक्शन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप एक खिलाड़ी हैं तो आपका एडिक्शन आपका खेल होना चाहिए जिसको आप खेल पाओ। अगर आपकी कोई और चीज़ एडिक्शन है तो आपका एडिक्शन वही होना चाहिए जिससे आप एसोसिएट करते हैं। आपका एडिक्शन इंस्टाग्राम की रील्स नहीं होनी चाहिए। आपका एडिक्शन वीडियो गेम्स या TV पर टाइम बिताना नहीं होना चाहिए। आपका एडिक्शन किसी खाने पीने की चीज़ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको दिन भर ही खा या पी रहे हैं। तो अगर आप अपने काम के प्रति फोकस हैं और आप खुद से ईमानदार हैं, और अच्छी बात यह है कि ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट होता और हर आदमी हर कुछ बन जाता तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो ईमानदार रहें और अपना काम पे ही फोकस करें, उसी पर एडिक्शन बनाएं, आपको सफलता ज़रूर मिले। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी राहुल। और मैं प्रयास करूंगा अगर आप फिर कभी बुलाएंगे तो फिर कभी इंटरव्यू जरूर करेंगे। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सो मच। तो ये थे फॉरेस्ट ऑफिसर अभिषेक शर्मा, जिनके एक्सपीरियंस और कहानियां आपको आज सुनने को मिली। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी एक और हस्ती के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।